हेलो दोस्तों, फिजिक्स फ्लैश के एक और वीडियो में आप सभी का फिर से वेलकम है। दोस्तों, अभी तक हमने कूलम्स लॉ और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ तक की सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। जब हम इन कंसेप्ट को कवर किया, हमने फिर एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन सॉल्व किए। आप देखेंगे हमने सीक्वेंस वाइज पहले वीडियोस को कवर किए, कंसेप्चुअल वीडियोस को हमने अपलोड किया। उसके बाद उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आने वाले थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिए हुए थे, उनको भी हमने कवर किया। तो सीक्वेंस हमारा एनसीईआरटी के सिलेबस वाइज जा रहा है और एक्स्ट्रा हम वो सारी चीजें कवर करते जाएंगे जो हमें एग्जाम पॉइंट, आपकी नीट या जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अब इसके बाद क्योंकि हमारे पीछे के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जितने हमने टॉपिक कवर किए थे वो कंप्लीट हो गए हैं, तो हम आते हैं एक और टॉपिक लेकर के, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। अब दोस्तों, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज की जब अपन बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमने कूलम्स लॉ पढ़ा है। अब फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज में आपके पास कई सारे चार्जेस होंगे, उनको हम देखेंगे एक के बाद एक। ठीक है। कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो चार्ज होते थे, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, और दोनों चार्ज, दोनों पॉइंट चार्ज या स्मॉल बॉडी स्फेरिकल चार्ज है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते थे। अब दोनों सेम टाइप के चार्जेस हैं तो दोनों फोर्स बाहर की तरफ, ये वाला बॉडी, ये इसके पहले का जो फोर्स लगा रहा है वो आउटवर्ड लगा रहा है, आप साफ देख सकते हैं। फिर ये वाली बॉडी नंबर जो 2 है, वो भी ग्रीन कलर का वेक्टर के जरिए मैंने आपको दिखाया कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। दोनों फोर्स का डायरेक्शन अलग है, अपोजिट है, पर मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हम कूलम्स लॉ में पढ़ चुके हैं। अगर आपने कूलम्स लॉ को नहीं देखा है तो आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, आई बटन में जाके आप पहले कूलम्स लॉ के वीडियो लेक्चर को देख लीजिए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पढ़ा था। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पढ़ने के बाद आपको ये टोटल नॉलेज हो जाएगा कि असल में फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल चार्जेस हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड भी कैसे निकाला जाता है और डायरेक्शन भी कैसे निकालते हैं। ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कूलम्स लॉ का। मैं उनके लिए ये फिर से रिपीट कर रहा हूं जिन्होंने फर्स्ट टाइम चैनल पे आए या पहली बार कूलम्स लॉ पढ़ा है, जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं। अब यहाँ पे तो दो चार्ज थे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो दो चार्ज थे, मगर जब कई सारे चार्ज होते हैं तो अपन फॉलो करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कई सारे चार्ज का मतलब दो चार्ज से भी ज्यादा, 3 चार्ज हुए, 4 चार्ज हुए, 5 चार्जेस हुए, या n नंबर ऑफ बॉडी हो गई जिन पे चार्ज है। तो फोर्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या करता है, उसका स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है। तो हम इस स्टेटमेंट को भी पढ़ेंगे और एक बाय एक इसको डिटेल में समझेंगे कि असल में स्टेटमेंट कह क्या रहा है, क्योंकि आपको एग्जाम में तो स्टेटमेंट लिखना पड़ता है और ये स्टेटमेंट आसानी से याद हो जाए, भूले नहीं, उसको हम विजुअलाइज करेंगे। तो आपको लिखा है फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। ठीक है। किसी भी चार्ज पे आपको दिखा हुआ है फोर्स ऑन एनी चार्ज, तो हम तीन चार्जेस अलग ले लेते हैं, Q1, Q2 और Q3। अब फोर्स ऑन एनी चार्ज, मान लीजिए Q1 वो चार्ज है जिसपे हम फोर्स काउंट करेंगे Q2 और Q3 के कारण। तो पहला स्टेटमेंट ये जो लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्ज। तो Q1 एनी चार्ज हो गया और Q2 और Q3 आपके अदर चार्जेस हो गए। तो इन दोनों के कारण जो इस पे फोर्स लगेगा वो वेक्टर सम होगा। ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स वेक्टर्स का सम होगा। ठीक है। तो Q2 के कारण जो Q1 पे फोर्स लग रहा है वो F12 है, और Q3 के कारण जो Q1 पे फोर्स लग रहा है वो F13 है। अगर दोनों, हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों नेगेटिव, तीनों चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज है या तीनों पॉजिटिव चार्ज है, सेम चार्जेस है, तो Q2 के कारण जो फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड लगेगा। अब 1 पे जो फोर्स लग रहा है 2 के कारण, उसको F12 नाम दिया, और 1 पे जो फोर्स लग रहा है 3 के कारण वो 13 नाम दिया। ठीक है। अब अपन आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट को, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस टेकन वन एट ए टाइम। अब इसका मतलब क्या है कि टेकन वन एट ए टाइम, टेकन वन एट ए टाइम के मतलब है जब हम Q3 के कारण Q1 पे जो फोर्स F13 लगा रहे थे,
तो उस समय आप Q2 को भूल जाएंगे। हाँ दोस्तों, अगर Q2 के कारण Q1 पे कोई फोर्स F12 लग रहा है तो आप Q3 को कंसिडर नहीं करेंगे। जब Q2 के कारण जो Q1 पे फोर्स लग रहा है F12, उस समय आप भूल जाइए कि आपका फोर्स Q3 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, Q3 फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ Q2 के कारण जो फोर्स लगेगा वही फोर्स आपका कंसिडर होगा। ठीक है, जब Q3 के कारण अगर कोई फोर्स लग रहा है तो आप Q2 को नहीं लेंगे, और जब Q2 के कारण कोई फोर्स लग रहा है तो Q3 को मत देखिए। आप इंडिविजुअल फोर्स जैसे कूलम लॉ में हम कंसिडर करते थे उसको कैलकुलेट करेंगे। अब Q2 के कारण F12 है, Q3 के कारण F13 है, तो हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट पैरेललोग्राम से निकालते हैं। तो आप देखिए, इसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए, इसको भी आगे एक्सटेंड कर दीजिए, ये पॉइंट मीट हो गया तो जो आपका डायगोनल हुआ ये आपका रिजल्टेंट फोर्स देगा। ठीक है, जो आपका डायगोनल हुआ ये आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया आपका F12 प्लस F13, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स आपका हुआ F12 प्लस F13 के कारण। तो आपका स्टेटमेंट ये पूरा हो जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। लास्ट वाला स्टेटमेंट हमारा गलती से छूटा, इसमें लिखा है द इंडिविजुअल फोर्सेस आर अनअफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ अदर चार्जेस। मतलब इसके कारण जब आप कूलम लॉ लगाओगे तो इन दोनों पे कूलम लॉ अगर लग रहा है तो इसके कारण F12 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब Q1 और Q3 चार्ज है और F13 फोर्स लग रहा है तो F12 के कारण F13 पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्स F क्या है, F12 प्लस F13 जो आपका लग रहा है, ये हो गया सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल। ये हुआ आपका वेक्टर सम, इसी को कह रहे हैं वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। हमारे पास सारे फोर्सेस क्या थे, F12 और F13, तो इनका वेक्टर सम क्या हुआ, वेक्टर F। एक बार में हम एक चार्ज को कैलकुलेट करेंगे, इसको हम लिख करके भी पेपर में देखेंगे कि आपको फोर्सेस को आगे कैसे लिखना है। उससे पहले आप कंसिडर कर लीजिए कि आपके पास एक नहीं, मान लीजिए 5 चार्जेस हैं। अब किसी एक चार्ज पे अगर फोर्स कंसिडर करना है तो इसके कारण जो इस पे फोर्स जब लगेगा तो ये चार्जेस के कारण इस फोर्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये ब्लू वाले फोर्स पे वेक्टर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जब इस चार्ज के कारण इस पे फोर्स लग रहा था तो आप बाकी 3 चार्जेस को भूल जाइए, उस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सिमिलरली फोर्थ चार्ज और फिफ्थ चार्ज, तो Q1 चार्ज पे Q2, Q3, Q4 और Q5 के कारण जो चार्जेस लगेंगे, मान लीजिए Q1 पे Q5 के कारण जो फोर्स लग रहा है वो F15। जब आप F15 को देख रहे हैं या कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये चार्जेस इस पे कोई असर नहीं डालेंगे। जब Q4 आप देख रहे हो तो Q4 पे जब Q4 के कारण जो Q1 पे फोर्स लग रहा है तब Q5, Q3 और Q2 इस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। सिमिलरली जब F13 होगा तो Q2, Q4 और Q5 Q1 पे कोई असर नहीं डालेंगे। इसी तरीके से जब चार्ज 2 हो गया, अब आपके पास हर चार्ज के कारण Q1 पे क्या फोर्स लग रहा था ये पता चल गया, तो नेट फोर्स जो आप होगा वो इस सब का जो वेक्टर सम होगा उसको कंसिडर करेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेक्टर सम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, मैथमेटिकल सम नहीं, अभी वेक्टर सम की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो रिजल्टेंट निकलेगा वो फोर्स निकलेगा, उसका एक डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। तो उस फोर्स को निकालने के लिए हम वेक्टर सम करते हैं, यही आपका। अब हम लिख करके देखेंगे कि किस तरीके से हम मैथमेटिकली सारे फोर्सेस, अगर कई सारे फोर्सेस हैं, मल्टीपल चार्जेस हैं, तो उनको रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि
ये हमारे सब एक जैसे चार्जेस हैं और Q1 को हमने पिंक कलर से इसलिए डिनोट किया है क्योंकि हम उस पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे। सारे चार्जेस यहाँ पे या तो पॉजिटिव मान के चलिए, Q1 Q2 Q3 Q4 Qn सब पॉजिटिव हैं। भले ही ये पिंक कलर से हैं, ये भी फिर भी पॉजिटिव है क्योंकि इस पे मैं फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसे डिफरेंट कलर से बना करके रखा हुआ है। या तो सारे चार्जेस नेगेटिव हैं। अब इन सब का जो सम होता है वो आपको फोर्स देता है। तो आप फोर्स कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए इसके कारण जो इस पे फोर्स लगेगा, Q2 के कारण जो Q1 पे फोर्स लगता है, मैं उसको तो कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। और चूंकि ये डायरेक्शन दे रहा है तो वेक्टर। अगर आप Q1 3 से फोर्स निकालेंगे तो आपको देना होगा क्या, फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री। ठीक है। और जब आप इसके कारण फोर्स निकालेंगे तो आपको देना होगा एफ, फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर। इसी तरीके के कोई nth नंबर, कोई चार्ज है जो nth नंबर पे है तो उसके कारण जो फोर्स लगेगा वो होगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू nth चार्ज, जो nth नंबर का चार्ज है। अब आप देखिए कि अगर मैं Q2 के कारण Q1 पे जो फोर्स है वो लग रहा है F12, ठीक है ना। Q2 के कारण Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो है F12। अगर मैं वो कैलकुलेट करना चाहूँ तो किस तरीके से कैलकुलेट करूँगा, तो आप देखिए कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। आप ढंग से देखिए कि हमें F12 अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं के, ठीक है, Q1 एक चार्ज हो गया, Q2 अलग चार्ज हो गया, अपॉन इनके बीच के डिस्टेंस को R12 आर स्क्वायर 1 2 ले रहे हैं। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस। अब क्योंकि हम जब सिंपल फोर्स कैलकुलेट करते थे तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अगर सिंपल मेरे को मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होता तो इस तरीके से करना है। वेक्टर है तो आपको यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करना रहता है फोर्स से। तो यूनिट वेक्टर मेरा कितना है, R12। दोस्तों इस वीडियो को समझने के लिए वेक्टर और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ बहुत ज़रूरी है। उसका मैं लिंक आपको ज़रूर दे दूंगा, वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बिना ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको नॉलेज है तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। मैं एक और फोर्स को लिख करके दिखाता हूँ, F13। तो 1 के कारण 3 पे जो लग रहा है तो K तो वही है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर 13 डॉट R13 का कैप। तो अगर आप देखिए, आप नेट फोर्स कैलकुलेट करना चाहेंगे तो नेट फोर्स जो कैलकुलेट होगा वो होगा F12 प्लस F13 प्लस F14, ऐसे करते करते आप F1n फोर्सेस, टोटल nth फोर्सेस तक को कैलकुलेट करेंगे। जितने भी चार्जेस हैं सारे फोर्स का वेक्टर सम, यही सुपरपोजिशन बता रहा था। हम इसको लिखते कैसे हैं, हम देखते हैं। इसको लिखते हैं Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर 12 डॉट R12। इसी तरीके से Q1 Q3 R13 आर स्क्वायर 13। फोर्थ में बस 3 की जगह 4 आ जाएगा, 3 की जगह जहाँ जहाँ 3 है वहाँ वहाँ 4 आ जाएगा। वो nth वाले को क्या देखेंगे, Q1 चार्ज Qn अपॉन आर स्क्वायर 1n मल्टीप्लाई करेगा का कैप। ठीक है, तो अब के निकाल लिया आपने सबसे बाहर, Q1 निकाल लिया। अब देखिए आप क्या करेंगे, सबमेशन डाल देंगे। आप क्या डाल दीजिएगा यहाँ, आई अपॉन आर स्क्वायर आई 1 1 आई
और यहाँ आर कैप, यहाँ पे भी आ जाएगा 1i, आई इज इक्वल टू 2 n। देखिए आई की जगह आप 2 रखेंगे तो आपका पहला एक्सप्रेशन बन जाएगा, तो Q2 R12 R स्क्वायर 12 पहला एक्सप्रेशन। 3 अब समेशन का मतलब एडिशन होता है, तो ऐड ये समेशन। जब थर्ड चार्ज 3 रखेंगे तो Q3 R13 और R स्क्वायर 13। जब फोर्थ रखेंगे तो Q4 R14 R स्क्वायर 14। ऐसे करते करते कहाँ तक, NH4 तक, तो Qn R1n अपॉन R स्क्वायर 1n। ये सारे फोर्सेस का वेक्टर सम हो गया। तो दोस्तों ये रिप्रेजेंटेशन है जो आप लोग की बुक्स में दिया हुआ है, ठीक है, बुक्स में दिया हुआ है। पर हमें तो न्यूमेरिकल करना है, और उन न्यूमेरिकल में मैं ये टर्म कैसे इस्तेमाल करूँगा। तो दोस्तों आपको नंबर 1 फोर्स का फॉर्मूला तो पता होना ही चाहिए कैसे निकालना है, और दूसरा वेक्टर सम कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमने अपनी स्लाइड में देखा था, है ना, जब हमने एनिमेशन में देखा था कि किस तरीके से वेक्टर को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर आपके पास 2 या उससे ज़्यादा वेक्टर हैं, 2 और मोर देन 2 वेक्टर हैं, तो आपको 2 वेक्टर हैं तो आपको सुपरपोजिशन का यूज़ करना होगा। और अगर तो आपको अगर मैं बोलूं कि न्यूमेरिकल अगर लगाना है, तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वेक्टर सम को समझ सकें, ठीक है, क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल करूँगा तो वो चीज़ आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को हम यहाँ एंड करेंगे और इसके बाद तुरंत हम न्यूमेरिकल करना चालू करेंगे वेक्टर फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज के कारण। एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, और आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि आपको कौन से क्वेश्चन है जो परेशान कर रहा है, उसका भी सॉल्यूशन मैं वीडियो बना करके अपलोड करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके आइडियाज़ मुझ तक पहुँचेंगे उतना ही ज़्यादा कंटेंट को हम अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। ये दोस्तों पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस है, इसके बेस पे एक एवरेज या बिलो एवरेज बच्चा भी सिलेक्ट हुआ है, जस्ट उसने नोट्स अगर रिवाइज कर लिए हैं तो, ठीक है। कट ऑफ उनका क्लियर हो जाता है अच्छे खासे एग्ज़ाम्स का। 12th में तो आप गारंटीड है कि अच्छे परसेंटेज ले ही आएंगे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी लर्निंग।